नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग की सबसे पहले परिभाषा देखेंगे कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ यानी कि पूर्व में लगकर उसके यानी कि शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं तथा प्रत्येक शब्द के साथ अलग अलग अर्थ देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताएं देखेंगे कि उपसर्ग एक शब्दांश होगा और किसी मूल शब्द के आरंभ में लगेगा और उसके आरंभ में लगने से उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन होगा तथा प्रत्येक शब्द के साथ अलग अलग अर्थ देगा। यानी कि उस उपसर्ग का जो अर्थ है वो निश्चित नहीं होगा, प्रत्येक शब्द के साथ जुड़ने पर अलग अलग अर्थ होगा। फिर है शब्दांश। शब्दांश ऐसे शब्दखंड को कहते हैं जो प्राय स्वयं तो सार्थक नहीं होते, किंतु अन्य शब्दों के आदि या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं। शब्दांश किसे कह सकते हैं? शब्दांश एक शब्दखंड है जो स्वयं सार्थक नहीं होता, अर्थात स्वयं का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता, किंतु अन्य शब्दों के साथ जब वो जुड़ते हैं तो उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो इस तरह की विशेषता वाले शब्दखंडों को हम शब्दांश कहेंगे। फिर भाषा में ऐसे मूल शब्द होते हैं जिनका अर्थ की दृष्टि से आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के मूल शब्द भाषा की अविभाज्य इकाई है। यानी कि अर्थ की दृष्टि से इन शब्दांशों को विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन भाषा के लिए ये शब्दांश अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आगे देखेंगे कि सभी उपसर्ग की मात्राएं छोटी होती हैं। उपसर्गों की कुछ विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता ये पाते हैं कि जितने भी उपसर्ग होंगे उन सभी उपसर्गों की मात्राएं छोटी होगी। उपसर्ग सहायक शब्दों में नहीं जुड़ेंगे। दूसरी विशेषता ये जो उपसर्ग हैं वो मूल शब्दों में जुड़ते हैं, सहायक शब्दों में नहीं जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द संस्कृत व्याकरण का तकनीकी शब्द है। जो ये उपसर्ग शब्द है वो कहाँ से आया? वो आपके संस्कृत व्याकरण से आया हुआ है। उपसर्गों में विसर्ग होते ही नहीं, कई उपसर्गों में जैसे विसर्ग लगा रहता है, जैसे दू, और हमें पूछा जाता है कि उपसर्ग कौन सा, हम ये दू है उपसर्ग विसर्ग लगाकर बता देते हैं, जबकि ये गलत है। उपसर्ग में कभी विसर्ग नहीं होता। विसर्ग आता जरूर है जो कि संधि का परिणाम होता है, इसलिए हम कह सकते हैं उपसर्गों में विसर्ग होता ही नहीं। व्यंजन से शुरू होने वाले शब्दों में संयोग होता है, संधि नहीं होती। जो व्यंजन से शब्द शुरू होते हैं उनमें हमेशा संयोग होगा, संधि नहीं होगी। हिंदी में मुख्य रूप से संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा उपसर्गों का उपयोग किया जाता है। इसी आधार पर उपसर्ग तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्सम यानी संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 तद्भव हिंदी के उपसर्ग, और नंबर 3 विदेशी यानी कि उर्दू व अंग्रेजी के उपसर्ग। सबसे पहले पढ़ेंगे तत्सम यानी कि संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में मूल 22 उपसर्ग माने गए हैं। संस्कृत के उपसर्ग पहचानने की 3 विधियाँ हैं। नंबर 1 मूल शब्द की पहचान करके हम उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं। नंबर 2 संधि की पहचान करके भी हम उपसर्ग का पता लगा सकते हैं। और नंबर 3 कुछ प्रत्ययों के कारण प्रथम स्वर में हुए परिवर्तन की पहचान करके भी हम उपसर्ग का पता लगा सकते हैं या उपसर्ग की पहचान कर सकते हैं। संस्कृत उपसर्ग ही संधि से युक्त होते हैं। यानी कि जो संस्कृत के उपसर्ग होंगे उन्हीं के अंदर संधि होगी। हिंदी व विदेशी उपसर्ग में संधि नहीं होगी, वो संधि से रहित होंगे।
देखेंगे उपसर्ग पहचानने की जो 3 दृष्टियाँ हैं वो कौन कौन सी है। नंबर 1, मूल शब्द की पहचान। जैसे कपूत शब्द है, इसके अंदर शब्द के अंदर ही दिख रहा है कि जो के है वो उपसर्ग है और जो पूत है वो मूल शब्द है। जैसे के धन पूत, तो यहाँ पर मूल शब्द का बारे में हमें पता है, इसलिए हम उपसर्ग को अलग निकाल देंगे और के अपना आप अलग हो जाएगा और मूल शब्द पूत रह जाएगा। अगर मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं तो हम संधि की पहचान करके उपसर्ग और मूल शब्द को अलग अलग कर सकते हैं। संधि विग्रह के द्वारा इसकी पहचान होगी। जैसे न्यून शब्द है, न्यून का अंदर नि धन ऊन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर यण संधि के द्वारा न्यून शब्द बना है जिसमें नि उपसर्ग है और ऊन मूल शब्द है, जो कि संधि के द्वारा ही प्रकट हुआ है, न्यून शब्द में दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कि यण संधि का नियम है, ई के बाद में अगर असमान स्वर हो, यानी कि ये जो ऊ आया हुआ है, तो यहाँ पर ई का ये हो जाएगा, जब ई ने में से जाएगा तो ने आधा रहेगा, और ये जो ऊन शब्द है वो सेम जैसा है वैसा का वैसा इसमें जुड़ेगा, तो ये का ऊ हो जाएगा और न्यून शब्द होगा। तीसरी पहचान है या तीसरा तरीका है पहचानने का, प्रत्यय की पहचान करके। जैसे वैचारिक शब्द है हमारे पास में, तो इसके अंदर जो वे है इसके अंदर ए लगा हुआ है और वे कोई संस्कृत का उपसर्ग नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। तो देखेंगे कि जो एक प्रत्यय है और वो 4 के पीछे जुड़ा हुआ है और 4 के आगे उपसर्ग लगा हुआ वी, जिससे शब्द बना विचार, और एक प्रत्यय लगने से बना वैचारिक। तो एक प्रत्यय का जो नियम है कि जिस शब्द के पीछे एक प्रत्यय लगता है उस शब्द के प्रथम वर्ण में परिवर्तन होता है। अगर प्रथम वर्ण का अंदर ई है या हुआ है तो एक प्रत्यय लगने से वो प्रथम वर्ण ए में बदल जाएगा, वो प्रथम वर्ण आपके ए हो जाएगी। जैसे वी है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, तो एक प्रत्यय लगने से वी का ए हो गया और वैचारिक शब्द बन गया। तो अगर हम प्रत्यय की पहचान कर सकते हैं तो ही उपसर्ग को पहचान पाएंगे। अगर प्रत्यय की पहचान नहीं कर सकते तो उपसर्ग की पहचान भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए उपसर्ग की पहचान के लिए सबसे सरल तरीका है मूल शब्द की पहचान करना। फिर अगर इससे नहीं होता है तो दूसरा तरीका संधि की पहचान करना, और संधि की पहचान अगर संधि नहीं है तो तीसरा तरीका बचता है प्रत्यय की पहचान द्वारा जो परिवर्तन हुआ उसको पहचाना। तो अगर हमें तीनों की जानकारी होगी, यानी मूल शब्द की, संधि की और प्रत्यय की, तभी हम ठीक ढंग से उपसर्ग पढ़ पाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। पहला उपसर्ग है अति, जिसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर, उस पार। जैसे शब्द है अतिक्रमण, अतीत, अत्यल्प, अतिवृष्टि, अतिपात, अतीन्द्रिय। तो यहाँ पर देख रहे हैं अपन अतिक्रमण जो शब्द है इसके अंदर अति उपसर्ग है और क्रमण मूल शब्द है। तो अति और क्रमण शब्द के अंदर ही दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरा शब्द है अतीत, जिसके अंदर जो अति उपसर्ग वो दिखाई नहीं दे रहा, जो कि संधि का परिणाम है। जो ये ती है वो बड़ी हो जाएगी, तो अति ती छोटा होगा, अति धन इत। तो ये आपके दीर्घ संधि द्वारा अतीत शब्द बना है, जिसके अंदर अति के अंदर ती छोटा है जबकि अतीत के अंदर बड़ा है। अगला है अत्यल्प। अत्यल्प शब्द में भी मूल शब्द दिखाई नहीं दे रहा है और उपसर्ग भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर संधि हुई है और ये यण संधि है, जो कि अति धन अल्प से दिखाई देता है कि अति उपसर्ग है और अल्प मूल शब्द है।
अगला है अतिवृष्टि। अतिवृष्टि में सीधा सीधा अति उपसर्ग दिखाई दे रहा है और वृष्टि मूल शब्द है और इसका अर्थ होता है अधिक वृष्टि। तो ये अतिवृष्टि शब्द के अंदर अति उपसर्ग अधिक के अर्थ में आया है। दूसरा अतिपात, जीव पर हिंसा। तो जीव पर हिंसा शब्द है, तो यहाँ पर अतिपात के अंदर जो अति उपसर्ग है वो ऊपर के अर्थ में आया है। अतीन्द्रिय यानी इंद्रियों से परे। अतीन्द्रिय शब्द में अति उपसर्ग का अर्थ उस पार से लिया गया है। दूसरा उपसर्ग देखेंगे कि अधि। अधि का अर्थ होता है अधिक, प्रदान, अधिकार या ऊपर। तो हम शब्द लेंगे, पहला शब्द है अधिकार, दूसरा है अधीक्षक, तीसरा है अध्याय, चौथा है अधिमूल्य, पांचवा अधिनायक, छठा शब्द है अधिक्षेत्र, सातवां अधित्यका। तो अब इन शब्दों में हम देखेंगे कि कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। तो देखिए, अधिकार शब्द है जिसके अंदर अधि उपसर्ग सीधा दिखाई दे रहा है और मूल शब्द कार है। अधीक्षक के अंदर वही दीर्घ संधि के द्वारा ई बड़ा हुआ है और दीर्घ संधि करने से पता चलता है अधि धन इक्षक, जिसमें इक्षक मूल शब्द है। अध्याय, अधि धन आय। अध्याय के अंदर अधि दिखाई नहीं दे रहा है जो कि यण संधि के परिणाम है। यण संधि के द्वारा अधि उपसर्ग दिखाई दिया और आय मूल शब्द है। फिर अधिमूल्य के अंदर अधि उपसर्ग सीधा दिखाई दे रहा है जिसमें साधारण से अधिक मूल्य का अर्थ माया है। तो यहाँ पर जो अधिमूल्य शब्द है इसमें अधिक का उपसर्ग है अधिक। अधि उपसर्ग का अर्थ है अधिक। दूसरा शब्द है अधिनायक यानी प्रधान नायक, यहाँ पर अधि का उपसर्ग प्रधान हो गया है। तीसरा अधिक्षेत्र, तो यहाँ पर अधिकार क्षेत्र से है तो अधि उपसर्ग का प्रयोग अधिकार के अर्थ में हुआ है। फिर अधित्यका, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर अधि उपसर्ग का अर्थ इस शब्द में ऊपर के अर्थ में आया है। और अधिराज्य, राज्य के ऊपर राज्य, अधिराज्य में भी ऊपर के अर्थ में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला देखेंगे 3 नंबर जो उपसर्ग है वह आपका है अभी। अभी का अर्थ है सामने, पास, विशेष, कुशल, अनुचित आदि। तो हम शब्द लेंगे अभियान, अभीष्ट, अभियंत्र, अभिमुख, अभ्यागत, अभिलेख, अभियंता, अभिमान। तो ये शब्द है हमारे पास। अब हम इनका विश्लेषण करेंगे। जैसे पहला शब्द है अभियान, जिसके अंदर अभी उपसर्ग सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, तो हम इनका विच्छेद कर सकते हैं अभी और यान, जिसके अंदर मूल शब्द यान है। दूसरा है अभीष्ट, जिसके अंदर अभी उपसर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, मात्राओं का अंतर है। तो यहाँ पर दीर्घ संधि द्वारा बड़ी मात्रा हुई है, तो इनका संधि विच्छेद करने पर शब्द आता अभी धन इष्ट। तो इष्ट मूल शब्द है और अभी उपसर्ग है। अगला अभ्यंतर। अभ्यंतर शब्द यण संधि द्वारा निर्मित है। यण संधि के नियम से हम अभ्यंतर शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अभिधन अंतर। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग और अंतर मूल शब्द है। दूसरा अभिमुख, मुख के सामने। अभिमुख शब्द के अंदर जो अभी उपसर्ग है वो सामने के अर्थ में आया हुआ है। अगला है अभ्यागत। अभ्यागत का अर्थ होता है पास आया हुआ। तो यहाँ पर अभी जो उपसर्ग है वो पास के अर्थ में आया हुआ है। तीसरा अभिलेख यानी कि विशेष लेख। तो यहाँ पर अभी का अर्थ विशेष। अभियंता, यंत्र विधा में कुशल। तो यहाँ पर अभी का अर्थ कुशल है। और अभिमान, तो यहाँ पर अनुचित मान, यानी कि अभी जो उपसर्ग है अनुचित के अर्थ में आया हुआ है और मान मूल शब्द है। अगला उपसर्ग देखेंगे प्रति। प्रति का अर्थ, उपसर्ग का अर्थ है हर एक, विपरीत, समान। तो इसमें शब्द लेंगे प्रतिमान,
प्रतीक्षा, प्रत्याशा, प्रतीक, प्रतिक्रम, प्रतिकृति, प्रत्यक्ष और प्रतिफल। जो प्रतिमान जो शब्द है जिसके अंदर सीधा उपसर्ग दिखाई दे रहा है, प्रतिधन मान, तो यहाँ पर प्रति आपके उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। अगला शब्द है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शब्द के अंदर दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, जिसके तहत प्रति उपसर्ग की मात्रा बड़ी हो गई है, तो इसमें दीर्घ संधि से इस शब्द का संधि विच्छेद करने पर अर्थ निकलता है। जो प्रतिधन इच्छा संधि विच्छेद होगा, जिसके अंदर प्रति उपसर्ग दिखाई देगा और इच्छा मूल शब्द है। अगला है प्रत्याशा। प्रत्याशा का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन आशा, जो कि यण संधि द्वारा हुआ है, और यण संधि से संधि विच्छेद करने पर प्रति उपसर्ग और आशा मूल शब्द दिखाई दिया। प्रत्येक, इसके अंदर भी जो प्रति उपसर्ग है वो यण संधि का परिणाम है, यण संधि द्वारा प्रति उपसर्ग दिखाई देगा और इसका अर्थ है हर एक। यहाँ पर प्रति जो उपसर्ग है वो प्रतिक्रम शब्द का अर्थ है विपरीत या उल्टा क्रम, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग विपरीत का अर्थ में आया हुआ है। प्रतिकृति, कृति के समान कृति, तो यहाँ प्रति उपसर्ग है वो समान के अर्थ में आया हुआ। प्रत्यक्ष, इंद्रियों के सामने ज्ञान, तो यहाँ प्रत्येक शब्द के अंदर प्रति उपसर्ग का अर्थ सामने है। प्रतिफल, बदले में मिला फल, इसका अर्थ होता है, तो हम देख सकते हैं बदले में या मुकाबले के अर्थ में प्रतिफल शब्द में प्रति उपसर्ग आया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक शब्द के अंदर जो प्रति उपसर्ग है वो अपना अलग अलग अर्थ दे रहा है और विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होकर के यह हमारे सामने प्रकट होता है। इसलिए उपसर्ग की पहचान के लिए हमें संधि की पहचान भी होनी जरूरी है और मूल शब्द की पहचान होनी भी जरूरी है। हमारा अगला उपसर्ग है 5 नंबर उपसर्ग परि। परि का अर्थ होता है चारों ओर, अच्छी तरह, अतिशय, पूर्ण या बुरा। तो हम शब्द लेंगे परिश्रम, परीक्षक, पर्यटन, परिक्रमा, परिपूर्ण, परितप्त, परितुष्ट। तो यहाँ जो परिश्रम शब्द है इसके अंदर परि उपसर्ग दिखाई दे रहा है, तो परि धन श्रम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन जो परीक्षक शब्द है वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का परिणाम है, जिसका विग्रह करने पर परिधन इक्षक शब्द बनता है। उसी प्रकार यण संधि द्वारा परिधन अटन और परिक्रमा चारों ओर घूमना, परिपूर्ण का अर्थ है अच्छी तरह पूर्ण, परितप्त का अर्थ है अतिशय तपा हुआ, परितुष्ट का अर्थ है पूर्ण संतुष्ट और परिवाद का अर्थ है बुरावाद। तो यहाँ पर परिक्रमा शब्द के अंदर जो परि उपसर्ग है वो चारों ओर के अर्थ में आया हुआ है। परिपूर्ण के अंदर अच्छी तरह के अर्थ में आया हुआ है। परितप्त के अंदर परि उपसर्ग अतिशय के अर्थ में आया है और प्रतितुष्ट शब्द के अंदर परि उपसर्ग पूर्ण के अर्थ में आया और परिवाद शब्द के अंदर परि उपसर्ग बुरा के अर्थ में आया हुआ है। अगला उपसर्ग लेंगे 6 नंबर उपसर्ग है नि। निषेध, अधिकता, बड़ा समूह या विशेष, इसके अर्थ होते हैं। हम शब्द ले रहे हैं जैसे नंबर 1 नियुक्ति, नंबर 2 न्याय, निडर, निनाद, निकुंज, निकाय, नियोग, ये शब्द हैं। तो नियुक्ति के अंदर नि उपसर्ग सीधा दिखाई दे रहा है और युक्ति शब्द भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। न्याय के अंदर नि धन आय, यण संधि का परिणाम है। निडर में निषेध का अर्थ में आया हुआ है बिना डर के। निनाद के अंदर अधिकता का अर्थ में उच्च आवाज निनाद का अर्थ होता है। निकुंज, वृक्षों से घिरा बड़ा स्थल, तो यहाँ पर बड़े का अर्थ में नि उपसर्ग निकुंज शब्द में आया हुआ है। निकाय, समूह का बाह्य ढांचा, यानी निकाय शब्द के अंदर नि उपसर्ग
आपके समूह के अर्थ में आया हुआ है। नियोग विशेष योग के अर्थ के अंदर नियोग शब्द है और यहाँ पर नियोग उपसर्ग विशेष के अर्थ में आया हुआ है। अगला उपसर्ग लेंगे, 7 नंबर उपसर्ग है वि। इसका अर्थ होता है विशेष, विपरीत, अभाव, भिन्न। तो इसी क्रम में हम शब्द ले रहे हैं विभ्रम, विक्षक, व्यायाम, विभूति, विपक्ष, वियोग, विरूप आदि शब्द हैं। सबसे पहले विभ्रम शब्द के अंदर हम देखते हैं जो कि वि स्पष्ट रूप से उपसर्ग दिखाई दे रहा है और भ्रम जो मूल शब्द है वो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन विक्षक शब्द के अंदर स्पष्ट रूप से वि उपसर्ग दिखाई नहीं देता, जो कि दीर्घ स्वर संधि के द्वारा बना है। इसलिए दीर्घ स्वर संधि नियमों से विक्षक का संधि विच्छेद करें तो वि धन इक्षक होता है। तो इक्षक मूल शब्द है और वि उपसर्ग है। व्यायाम के अंदर वि धन आयाम यण संधि द्वारा ये शब्द बना है। यण संधि के नियम से व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद करने पर वि धन आयाम होता है। तो संधि के द्वारा हम इस उपसर्ग की पहचान कर पा रहे हैं। अगला शब्द है विभूति। विभूति का अर्थ है विशेष शक्ति। तो वि का अर्थ यहाँ पर विशेष है, विपक्ष में वि का अर्थ विपरीत है, वियोग में वि का अर्थ अभाव है और विरूप के अंदर वि का अर्थ भिन्न या दूसरा रूप है। अगला उपसर्ग ले रहे हैं 8 नंबर उपसर्ग अनु। अनु उपसर्ग का अर्थ है पीछे, अनुकूल, समान, प्रत्येक, संग। ये इस अनु उपसर्ग का अर्थ है। तो हम शब्द ले रहे हैं अनुकूल, अनुदित, अन्वेषण, अनुगामी, अनुदान, अनुभाग, अनुक्षण। इन शब्दों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं अनुकूल शब्द के अंदर अनु उपसर्ग स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और कुल मूल शब्द भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जबकि अनुदित के अंदर दीर्घ संधि द्वारा अनुधन उदित, अन्वेषण में यन संधि द्वारा अनु उपसर्ग दिखाई देगा, अनुधन ऐषण। अनुगामी का अर्थ होता है पीछे गमन करने वाला। तो अनुगामी शब्द के अंदर अनु उपसर्ग पीछे के अर्थ में आया हुआ है। अनुदान शब्द के अंदर अनु उपसर्ग अनुकूल के अर्थ में आया हुआ है। अनुभाग शब्द के अंदर जो अनु उपसर्ग है वो आपके समान के अर्थ में आया हुआ है। अनुक्षण शब्द के अंदर अनु उपसर्ग प्रत्येक क्षण के अर्थ में आया हुआ है। और अनुरक्षक शब्द के अंदर अनु उपसर्ग संग के अर्थ में आया हुआ है। अनुरक्षक अर्थ होता है साथ रहकर रक्षा करने वाला। अगला उपसर्ग लेंगे 9 नंबर सु। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर, अधिक, सहज। जैसे शब्द ले रहे हैं सुपात्र, सुक्ति, स्वस्ति, सुकर्म, सुदर्शन, सुयोग, सुलभ ये शब्द हैं। इन शब्दों का विश्लेषण देखेंगे। सुपात्र के अंदर सु उपसर्ग दिखाई दे रहा है और मूल शब्द पात्र है। सुक्ति के अंदर आपके जो यहाँ पर सूक्ति लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊ बड़ा आएगा। जैसे सु धन उक्ति दीर्घ संधि द्वारा आपके सूक्ति शब्द बना है। तो यहाँ पर जो सु उपसर्ग है इसमें ऊ की मात्रा बड़ी है जो कि दीर्घ संधि के द्वारा हुई है। अगला शब्द है स्वस्ति। सुधन अस्ति यण संधि द्वारा। सुकर्म शब्द के अंदर सु का अर्थ अच्छा है। सुदर्शन में सु उपसर्ग का अर्थ सुंदर है। सुयोग्य शब्द के अंदर सु उपसर्ग का अर्थ अधिक है और सुयोग्य शब्द का अर्थ होता अधिक योग्य। सुलभ शब्द के अंदर सु उपसर्ग का अर्थ है सहज। अगला उपसर्ग ले रहे हैं अपि। अपि का अर्थ होता भी और, निश्चय, निकट। शब्द ले रहे हैं अपिधान, अपितु, अपिहृत, अपिहित। तो यहाँ देखें अपिधान शब्द का अर्थ है अपिधन, धान यानी ढक्कन। अपि और धान
स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है उपसर्ग और मूल शब्द। अपितु शब्द के अंदर किंतु या बल्कि के अर्थ में आया हुआ है। अपीहृत हरण या छिना हुआ भी इसका अर्थ होता है, और अपिहित का अर्थ है ढका हुआ। तो यहाँ पर भी और निश्चय इन शब्दों के अर्थ में ये शब्द है। अपितु जो शब्द है ये भी और के अर्थ में आया हुआ है। अपहृत हरण किया हुआ, छिना हुआ, ये निश्चय के अर्थ में आया हुआ है। अपहृत ढका हुआ, ये निकट के अर्थ में आया हुआ है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे उपसर्ग। आज हमने पढ़े हैं छोटी मात्राओं वाले उपसर्ग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर